टू माय चैनल लर्न विद हीरो। आज हम पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो देखो, कंटीजेंट नाम से पता चल रहा है, हमने सुना है ना, कंटीजेंसी एडजस्ट मतलब जो फ्यूचर में अकर हो सकती हैं, अभी तक अकर नहीं हुई हैं। तो वैसे ही जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा एब्सोलेट भी हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और वो कंटीजेंट भी। तो देखो, एब्सोलेट कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो बिना किसी कंडीशन के है, ठीक है, सीधा है, नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें जो प्रोमाइजर है वो ना अपने आप को बांध लेता है किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट होता है उसमें क्या होता है, वो कंडीशनल होता है कि कोई कंडीशन पूरी होगी तभी लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन। एंड तो उसे ही बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक टाइप से कही तो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कंडीशन की फुलफिलमेंट पे बेस होता है, जबकि एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे ए है, ठीक है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस करवा लेता है फायर से, तो अगर फायर होगी तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फायर लगना, ठीक है, कि ए को लॉस होना चाहिए किससे, फायर से। ये क्या हो गया, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंडेंट होती है किसी इवेंट के होने ना होने की ऊपर, उसे बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो डिफाइन करता है कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी चीज़ को करना या ना करना डिपेंड करता है किसी इवेंट के मतलब किसी कोलेटरल इवेंट पे, ठीक है, वो होगा या नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है कि किसी काम को करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा किसी दूसरे इवेंट के अकर होने के ऊपर, ठीक है, या किसी इवेंट के नॉन अकरेंस के ऊपर। जैसे एग्जांपल ए एग्री हो जाता है कि मैं अपनी लैंड बी को बेच दूंगा, अगर मैं लिटिगेशन मतलब मुकदमा जीत जाता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, लिटिगेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडीशनल बेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल, अगर ए है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को कि मैं अपनी लैंड बेच दूंगा एग्रीड प्राइस पर, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई प्राइस पर बेच रहा हूँ, जो भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें कोई कंडीशन हो। तो कहता है कि जो क्वालिफिकेशन है ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी बदल जाती हैं अगर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। तो कंडीशन और इवेंट जो एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट बनाते हैं वो ही कोलैटरल इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कोलैटरल मतलब भाई कंफर्म करवाते हैं, ठीक है। वैसे तो कोलैटरल सिक्योरिटीज होती है कि जब हम गिरवी वगैरह रखते हैं। अब आता है कोलैटरल इवेंट, ही क्या होता है, तो एक कोलैटरल इवेंट मतलब कोई भी इवेंट जो ना तो डायरेक्टली परफॉर्म किया गया है, मतलब प्रॉमिस भी नहीं किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, क्योंकि मतलब कोई भी इवेंट है, ठीक है, अगर प्रॉमिस वगैरह कर रहे हैं तो वो हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। और जो होल ऑफ द कंसिडरेशन है ना प्रॉमिस का, वो कंटीजेंट में है। तो कहता है कि वो डिपेंड करे किस पर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर किसी भी इवेंट के कि कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है या नहीं है, या जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका पार्ट है या नहीं है। कोई भी इवेंट है उसमें अगर कंसिडरेशन होता है या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कोलेटरल इवेंट का, ठीक है। तो क्योंकि जो इवेंट होता है उसमें आता है कोई एक्ट होना, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट होगा कब, जब कोई एक्ट हैपन होगा पार्टीज के द्वारा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके द्वारा, ठीक है। जो एक टाइप चाहिए तो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, कौन जो प्रोमाइजर है उसकी खुशी के ऊपर। जो कंटीजेंट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड नहीं होता किसी की विल या प्लेजर के ऊपर, वो डिपेंड होता है किसी कंडीशन के ऊपर। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं अपनी पेंटिंग को फिनिश कर लूँगा आने वाले महीने में, और फिर बी तुझे 5,000 रुपये में बेच दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि मैं उसे पूरा करूँगा कमिंग मंथ में। तो कमिंग मंथ क्या हो गया, एक कोलेटरल इवेंट, ठीक है, जो एक्ट करेगा एक प्रोमाइजर की तरह। तो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटीजेंट है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस है प्रॉमिस की डिपेंड करती है वो हमारे विल पर और प्लेजर पर, तो ये मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब प्रॉमिस नहीं होगा एट ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुझे 1,000 पे कर दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पे ये ना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस ये एक फीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एक इवेंट होता है जिसके कारण कोई एक्ट हो रहा है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और विल ऑफ द थर्ड, तीसरी पार्टी की इच्छा से। तो कहता है कि ये ना वैलिड होगा, ठीक है, मतलब तो कहता है कि बिकेम द बेसिस ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बेस हो सकता है, जैसे क्योंकि ए प्रोमिस कर रहा है बी को किसी अमाउंट के लिए जो डिटरमाइन की गई है सी के द्वारा। अब बात आती है फीचर्स क्या है इसके लिए, तो यही है, देखो जितने भी एसेंशियल फीचर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे होते हैं कि एक तो प्रॉमिस होता है, बेस होता है किसी अनसर्टेन इवेंट पे जो अभी पता नहीं है फ्यूचर में होगा, तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड होती है किसी हैपन और नॉन हैपन होने पर किसी फ्यूचर इवेंट के, ठीक है।
अगर वो जैसे फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, तो अगर वो हो जाता है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नहीं तो नहीं, ठीक है, मतलब ड्यूटी अराइज हो जाती है। और जो इवेंट होते हैं वो कोलेटरल होते हैं, मतलब इंसिडेंटल होते हैं। कहते हैं कि ये पार्ट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल ये प्रॉमिस करा है बी को कि मैं तुझे 1 लाख दूंगा, ठीक है, और बी है ना बदले में कार देगा अपनी, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ भाई वो पैसे दे रहा है, वो अपनी कार दे रहा है, तो ये हो गया सिंपल और स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें कोई कंडीशन हो। तो कहता है कि जो इवेंट है उसमें कोलेटरल होना जरूरी है, इंसिडेंट होना जरूरी है, कोई कंडीशन होना जरूरी है। द इवेंट है मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमाइजर विल, और इसमें वो विल और डिजायर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के हैपन ना हो हैपन होने के ऊपर, ठीक है। जैसे ए कहता है बी को कि मैं तेरे को मेरा घोड़ा भेज दूंगा बाद में 5 लाख रुपए में, अगर मुझे सही लगा, तो ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि ए कहता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा भेज दूंगा अगर मैं केस जीत जाता हूँ, तो ये हो गया एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब बताते कौन से रूल्स हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 32 to 36। तो पहला तो यही है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है कभी तभी जब एक इवेंट होगा, अनसर्टेन इवेंट होगा। तो सेक्शन 32 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है कि जो हैपनिंग है ना फ्यूचर इवेंट की, उसको हम मतलब इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ के अगेंस्ट में जब तक कि वो इवेंट हो ना जाए। और कहता है कि अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो सर्वाइव करेगा सी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लागू ही नहीं है क्योंकि सी की डेथ हो जाती है ए की लाइफ से पहले, तो ठीक है। तो ऐसे ये कंडीशन हमें दे रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा ओनली जब वो नॉन हैपनिंग हो पे पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि ये कंडीशन रख ली जाती है कि अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोला गया नॉन हैपनिंग किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है हमारा कंटीजेंट। एग्जाम्पल के लिए प्रॉमिस करता है ओनर को कि जो शिप अगर नहीं लौटा ना पोर्ट पे तो मैं तुम्हें 80 लाख रुपए डैमेज दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, जब वो तूफान में शिप बह जाए और वो वापस ना आए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, मतलब ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल हो जाए, जो ना हो पाए। तो कहता है कि कंटीजेंट होगा कि एक पर्सन है कैसे एक्ट करता है एक अनस्पेसिफाइड टाइम में, जो इवेंट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा अगर ये इम्पॉसिबल हो जाता है, जब ये पर्सन कुछ ऐसा कर देता है जो इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए एग्री होता है कि पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी बी को अगर वो बाद में सी से शादी कर, लेकिन सी तो डी से शादी कर लेता है, तो ये एक्ट क्या होगा इम्पॉसिबल, अब तो शादी हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है ओनली जब हैपन होगा कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में। तो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट होता है, जो हैपन होता है मतलब किसी इवेंट जो एक फिक्स पीरियड में हो रहा है या एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम में, सच इवेंट्स हैज़ नॉट हैपन्ड ऑफ और बिफोर द टाइम फिक्स, ठीक है। ये जो इवेंट है इम्पॉसिबल हो जाएगा। ए प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए एक सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी, जो पर्टिकुलर शिप अगर रिटर्न होता है पोर्ट पे विद इन द ईयर, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा नॉन हैपनिंग, फ्यूचर में वो इवेंट ना हो तो भी अगर एप्लीकेबल कंडीशन रख ली कि इवेंट नहीं हुआ तो, जैसे कि भाई वही कि एग्जाम्पल के लिए प्रॉमिस करता है कि मैं पे करूँगा अगर शिप है वो पोर्ट पे वापस नहीं आता है तो डूब जाता है इस टाइप से। और एग्रीमेंट कंडीशन होगा हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कहता है कि एक कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग ये होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट हैपन हो जाए तो वो वॉइड हो जाता है, और अगर वो इम्पॉसिबल है मतलब ना हो तो जो भी पार्टीज एग्रीमेंट में एट द टाइम वो अगर उसे कर दे तो वो क्या हो जाता है वैलिड हो जाता है। एग्जाम्पल ये प्रॉमिस कर देता है मैं 10,000 पे करूँगा बी को, और बाद में वो इंडोर्स कर देता है स्पेस विद 2 स्ट्रेट लाइन, तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्योंकि उसने गैप छोड़ दिया, अभी बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, बाद में पता चला वॉइड हो गया तो वॉइड लिख देगा। तो डिफरेंस बिटवीन ए वैगर एंड ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैगर मतलब शर्त वगैरह रखने वाला, दावे वगैरह रखने वाला। तो जो वैगरिंग एग्रीमेंट होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वो डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर अनसर्टेन इवेंट के। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस वो पढ़ेंगे। तो क्योंकि वैगर होता है ना वो एक्ट करता है बैटिंग का शर्त वगैरह लगाता है सम ऑफ मनी, ठीक है, कि आउटकम होगा यानी किसी इवेंट का। वैगरीज एग्रीमेंट में और कंटीजेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। तो वैगरीज मतलब वही बेट लगाना, सट्टे वगैरह लगाना, इस टाइप मतलब दावे करना। तो इसमें तो जो मतलब पार्टी की जो इंटेंशन होती है वो कोई होती नहीं, मतलब कोई इंटेंशन नहीं होती किसी काम को, बस वो वैसे नॉर्मल इंटरेस्ट दिखाता है रिजल्ट जानने के लिए, हाँ भाई मैं जीता आ रहा वो सब। और इसमें इंटेंशन होती है कि हाँ मुझे प्रॉमिस पूरा करना है जब भी कोई स्पेशल इवेंट होगा। इसमें जो पार्टीज होती है तो विनर होगा या लूजर, इसमें विनर और लूजर से कोई मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है और वो वॉइड होता है लॉ के द्वारा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती है एक दूसरे से, जबकि इसमें सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है। इसमें जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी है कि वो कंटीजेंट हो, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब वैगर भी हो। जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ज़रूरी नहीं है वो वैगर हो, लेकिन एक वैगरिंग एग्रीमेंट है ना
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पार्टीज होती है उनका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ वो हारने और जीतने के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि इसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो, क्योंकि कोई इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो कंटीजेंट बनेगा। इसमें जो फ्यूचर इवेंट होता है वो सोल डिटरमिन एक अकेला फैक्टर होता है कि या तो जीतेंगे या हारेंगे, और इसमें ना वो जो फ्यूचर इवेंट होता है वो सिर्फ एक कोलेटरल इवेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर था। अभी नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा ही था। तो BRF का नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इम्प्लाइड क्वाशी या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों के द्वारा क्रिएट हो, मतलब देखो नॉर्मल सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं एसेंशियल, वो पूरे होने चाहिए। एक तो प्रपोजल होना चाहिए, मतलब एक्सेप्टनेस होनी चाहिए, जो पार्टीज है वो कैपेबल हो उसको करने के लिए, उनकी फ्री कंसेंट दवा वगैरह करके ना किया गया हो, लीगल ऑब्जेक्ट पूरा करती हो, या कंसिडरेशन मतलब किसी अमाउंट के बदले में हो, जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, अगर कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफिशियल पेपर पे लिखा जाए, अच्छे से टेस्ट किया जाए, विटनेस किया जाए, लेकिन अगर एक भी इसका फीचर एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता नहीं है, फिर भी वो क्या होता है लॉ के द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दी जाती है तो वो वैलिड होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें जो लॉ है ना वो क्रिएट करती है और लीगल राइट को लागू करती है। जो ऑब्लिगेशंस है वो रियल नहीं है, मतलब रियल में जो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये जो ऑब्लिगेशंस होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम क्वासी या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये लॉ के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज़ के बीच में, ये पहले किया जाता है, ये पार्टीज़ के बीच में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो जो कहता है कि ये डिपेंड करता है मतलब जो लॉ के द्वारा उसके अकॉर्डिंग। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोई डेफिनेशन नहीं देता इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो क्या बताया गया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पार्टीज़ के बीच में, ये लॉ क्रिएट करता है कुछ राइट एंड ऑब्लिगेशंस उनके बीच में, जो किसकी तरह लगता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह। दूसरे शब्दों में कहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ना बिना किसी प्रपोजल के और एक्सेप्टेंस के होता है, इसीलिए इसको इम्प्लाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में एक गैस कंपनी है, वो सिलेंडर देती है ए को, लेकिन मिस्टेक से बी के पास डिलीवर हो जाता है, बी उसे यूज़ कर लेता है, तो ये क्या हो गया, अब बी लाइबल है उस सिलेंडर के लिए पे करने के लिए, बी का अधिकार है उसको पे करे। जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गई, अब क्वासी कंस्ट्रक्टिव हो गई। ठीक है, तो ऐसी रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगती हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है, लेकिन लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट मानता है। फीचर्स क्या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के, तो फीचर्स में क्या आता है, देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तो डिजायर से नहीं होता, ये कौन क्रिएट करती है, लॉ। दूसरे इनमें बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता, कोई प्रपोजल नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कहता है कि कम इनटू बीइंग आफ्टर ए पार्टी, जब एक पार्टी को प्रॉफिट वगैरह मिल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे सिलेंडर वाला एग्जाम्पल था, बी को प्रॉफिट मिल गया था ना, मिल गया तो उसे सिलेंडर उसने यूज़ कर लिया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड होगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में। अब बात आती है सिंपल और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। तो कहता है कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता प्रपोजल वगैरह से, बल्कि ये लॉ के द्वारा होता है, जबकि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है। तो इसमें यही बता रखा है हमें कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो आउटकम होता है वो लोगों की डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इम्प्लाइड में ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल होता है उसमें प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, जबकि इम्प्लाइड में ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑब्लिगेशंस होती है पार्टीज़ की जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होती है, जबकि इम्प्लाइड में जो ऑब्लिगेशंस होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अराइज होता है जब एक पार्टी को प्रॉफिट मिल जाता है, जबकि नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। अब बात आते हैं कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसके टाइप्स। तो पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लाइक माइनर है, पागल लुनेटिक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे इंसान क्योंकि वो इनकम्पिटेंट हो उसको अगर आप नेसेसरी सामान दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी आपको पे करने के लिए। सेक्शन 68 क्या बताता है, कोई भी पर्सन है इनकम कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री के लिए, ठीक है, और लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए किसी दूसरे इंसान को नेसेसरी जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, और फर्निश करता है ऐसी जो भी चीज़ें हैं उसको इनकेपेबल पर्सन को। जैसे कि एग्जांपल आज एक माइनर है वो राइस खरीदता है विजय से, तो विजय रिसीव कर सकता है कॉस्ट ऑफ राइस अजय की प्रॉपर्टी से। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेसेसरी ऑफ लाइफ है ये ओनली उसी पर्सन को दी जाए जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि ये किसी ऐसे इंसान को भी दी जाए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और प्राइस पर रियलाइज़ किया जाएगा वो किससे, उसकी प्रॉपर्टी से। एग्जाम्पल के लिए ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी लाइफ उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को जो पागल था मतलब बी, और ए अब इंटाइटल है कि वो बी की प्रॉपर्टी से ले सकते, लेकिन कुछ कंडीशन है जो पूरी होना चाहिए। एक तो जो इनकैपेबल पर्सन है उसकी मतलब उसको जो सामान दिया जाए वो किसका हो,
नेसेसरी उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी, नेसेसरी मतलब भाई गुड्स जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, सोशल स्टेटस, ठीक है। जो ये नेसेसरी है ये सिर्फ इनकेपेबल पर्सन को ही दी गई हो या डिपेंडेंट को। ये जो नेसेसरी है ये गिफ्ट वगैरह के रूप में, चैरिटी के रूप में नहीं दी जाए। और अगर जो प्रॉपर्टी है इनकेपेबल पर्सन की, ठीक है, वो उतनी लिमिट तक लायबल होगी जितना आपने पे किया है, वो पर्सन खुद से पर्सनली लायबल नहीं होगा। और सिर्फ रीज़नेबल प्राइस होंगे ना नेसेसरी सामान के, वही रिलाइज किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लेगा तो नेसेसरी है ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनोदर। इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनोदर, दूसरा जो सेक्शन है 69A का, कोई भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है पेमेंट में मनी की किसी दूसरे की जो लॉ के द्वारा बाउंड था, तो इस केस में क्या बता रखा है कि अगर वो पे करता है तो वो इंटाइटल है कि बाद में उसको रिम्ब्यूस किया जाएगा, मतलब रिटर्न किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हजारीलाल एंड नूरलाल का केस बता रखा है। ये इम्पोर्ट की एच एक लीज होल्डर था लैंड का जो एन से बिलोंग करती है, लेकिन आज तक उसने कोई लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है। और कोर्ट ने स्टेट ने ना इनको नोटिस दिया कि ना जब तक कि एरर रेवेन्यू का पे नहीं किया जाएगा ना, तो कहता है कि जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाए एरर रिलाइज करने के लिए। तो जो एच की लीज होगी ना वो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगी जैसे ही लैंड सेल हुई, ठीक है। तो एच देयरफॉर पेड करेगा रेवेन्यू एरर्स बाद में जो क्लेम किए जाएंगे एन से, ठीक है। अब बात आती है वॉलेंटरी बट नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ठीक है। वॉलेंटरी है लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस होता है अनावश्यक, और नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब जो अनावश्यक ना हो, इच्छा से हो। जब कोई पर्सन है लॉफुली कुछ काम करता है किसी दूसरे इंसान के लिए, डिलीवर करता है उसे कोई सामान या कुछ भी चीज़, ठीक है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो, मतलब ग्रेचुअसली ऐसा नहीं करना चाहता है ऐसा पर्सन, अगर उसे बेनिफिट मिलते हैं या बाउंड ऐसा करने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोनिक ट्रेड में वो डिलीवर करता है कुछ गुड्स, लेकिन वो मिस्टेक से ना सुदर्शन के घर चली जाती है और सुदर्शन उसे अपना समझ के यूज़ कर लेता है। अब सुदर्शन लायबल होगा उस सामान के लिए पे करने के लिए, क्योंकि उसने वॉलेंटरी यूज़ किया। अगर वो चाहता तो उसको चेक भी कर सकता था, किसी और के तो नहीं है। टू क्लेम राइट अंडर दिस सेक्शन, ये ज़रूरी है कि जो एक्ट है वो लॉफुल हो, लॉफुली परफॉर्म किया जाए, जो पर्सन है वो ना ग्रेटिट्यूअसली ना करे, मतलब इस चीज़ को, ठीक है। तो देर मस्ट आल्सो मस्ट भी बेनिफिट होना चाहिए दूसरा उसके परफॉर्मेंस। जैसे मदन है वो प्रॉपर्टी बचाता है हरी की जो डिस्ट्रॉय की गई थी फायर से, लेकिन है ना उसने ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रखी कि मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, क्लेम नहीं कर सकता वो ऐसी अमाउंट को। अब आती है फाइंडर। फाइंडर मतलब जिसको कोई सामान मिल गया है तो वो क्या बन जाता है, बेली। ये हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं कि ये ड्यूटी होगी कि वो उसकी उसी तरह केयर करे उस सामान की जैसे वो खुद के सामान की करता, ठीक है। और ओनर का पता लगाने की कोशिश करे और ओनर मिलने पर वो रिटर्न भी करे सामान, और जो खर्चा उसने किया है वो ओनर से ले सकता है, वो लीगली बाउंडेबल है, ठीक है। और लेकिन अगर ओनर मना कर देता है तो उसके पास पोजीशन का अधिकार है उस सामान को, और अगर उसका खर्चा उसकी कॉस्ट से 2/3 से ज़्यादा या ख़राब हो सकता है सामान तो उसे बेच भी सकता है। पेमेंट ऑफ मनी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक, मतलब किसी को गलती से कोई सामान कर दिया जाए या दबाव से, तो उस टाइम पे जो भी सामान डिलीवर किया उसकी पेमेंट करनी होगी उस पर्सन को। एग्जांपल के लिए ए बी जॉइंटली 10,000 देते हैं सी को, और ए अलोन मतलब 10,000 लेते हैं सी से, और ए अलोन सी को पे कर देता है 10,000 बी की नॉलेज के बिना, और बी भी बाद में 10,000 पे कर देता है, तो अब सी लायबल है कि वो 10,000 वापस करेगा बी को, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।